कल 16 मई थे और फाइनेंस मिनिस्टर अपना चौथा पैकेज लेकर के पेश हुए। और कल ही जिस वक्त वो अपना पैकेज पेश कर रही थी, देश के सामने ये खबरें आ चुकी थी कि प्रवासी मजदूरों का सड़कों के ऊपर हादसों में मरने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2 बड़े वाहनों में जिनमें वो जा रहे थे वो टकरा गए। 26 मजदूर औरैया में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं ये यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ कि अभी तक जो दर्ज हादसों में रेल ट्रैक्स पे या सड़कों के ऊपर हुए हैं वो 134 मौतें दर्ज हो चुके हैं और उनमें सबसे ज्यादा मौतें 90 के करीब 4 मई से लेके 6 मई इन 3 दिन के भीतर हुई थी, क्योंकि 3 मई को लॉकडाउन खुलने की बहुत उम्मीद थी कुछ लोगों को। लेकिन जब 1 मई को ही समझ में आ गया कि ये लॉकडाउन फिर एक्सटेंड होने वाला है तो लोग बदहवास अपने घरों की तरफ चल दिए थे, जो अपने परिजनों के पास जाना चाहते थे। और उस पीरियड में, उस रेले में जो लोग निकले थे तो सबसे ज्यादा उस समय में हादसे हुए थे। लेकिन कल ही जब वो पैकेज पेश कर रही थी तो कल ही मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने एक केस की सुनवाई में, एक पिटीशन की सुनवाई में कुछ टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर 1 महीने से ऊपर जो हम सब कुछ सड़कों पे देख रहे हैं उस सब को देख करके रोने को मन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे संविधान की जो आर्टिकल 21 है उसके मुताबिक हिंदुस्तान जो एक वेलफेयर स्टेट है, उस वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी बनती है अपने श्रमिकों की, अपने नागरिकों की भूख का ख्याल करना, उनकी सुरक्षा का ख्याल करना, उनकी सेफ्टी का ख्याल करना। ये उन्होंने कहा और उन्होंने केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को उन्होंने नोटिस दिया कि जवाब चाहिए 22 तारीख तक, और आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं इनके लिए जो इस तरीके से सड़कों के ऊपर बदहवास अपने घर जाने के लिए परेशान हैं और वो हादसों में भी मर रहे हैं और उनके साथ बहुत बदसलूकियां भी हो रही हैं, उनको खाना भी नहीं मिल रहा है। ये बात उन्होंने की। बहरहाल वो तो अब समय और बताएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि लग रहा है कि फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा कुछ इलाकों के अंदर। और अभी भी केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के साथ कोई भी ढंग से तालमेल नहीं है, केवल आरोप प्रत्यारोप का जानबूझ के सिलसिला चला रखा है। तो वक्त बताएगा कि और आगे क्या निकलने वाला है। लेकिन कल 16 मई थे। जो सरकार इस वक्त चला रहे हैं उनकी एक किस्म का ये सालगिरह थे, पिछले साल मई के महीने में दोबारा से जीत हासिल करने की। तो वो साबित कर रहे थे कि जो उन्होंने 5 वर्ष में किया, जो उनका असली एजेंडा है, तो अपनी सालगिरह के मौके के ऊपर उस एजेंडे को उन्होंने उसी दिन रखा। कल उनका एजेंडा क्या था? इस देश के पब्लिक सेक्टर को कैसे बेचा जाए, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, उसको कहीं पीपीपी के मोड के अंदर और कहीं सीधा ही प्राइवेट सेक्टर को देने का निर्णय लिया गया। कल सारी ये घोषणाएं थी और मैं ये कहना चाहती हूं कि इनका कोविड-19 रिलीफ पैकेज से कोई लेना देना नहीं था। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का जो आर्थिक नीति का मसविदा है, जो उन्होंने 5 साल चलाया और सरकार में बैठने के बाद उसको और तेजी से बढ़ाया। 2 ही तो एजेंडा है। इन सारे इंस्टीट्यूशंस और एंटरप्राइजेस को निजी हाथों में कैसे देंगे, और मजदूर और उनके संगठन विरोध करते हैं तो उनकी पिटाई कैसे करेंगे। तब दोनों एजेंडा कोविड-19 के बहाने से ये पूरा कर लेना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि श्रम कानूनों के अंदर तब्दीली का सिलसिला कैसे चलाया है, और 5वां पैकेज तो आज अनाउंस होना है, तो कल चौथे पैकेज में उन्होंने अपनी सालगिरह के दिन में, जिस दिन उनकी दोबारा सत्ता में वो आए, उसी दिन उन्होंने अपना जो असली उनका काम है उसको दर्शा दिया पूरे देश को। इसलिए मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ, आप समझिए कि कोविड-19 एक इस्तेमाल की जा रही है। अब कोविड-19 के लिए जो फौरी तौर पे जिनको रिलीफ चाहिए, जो भूखे हैं, जिनका काम चला गया, जिनके पास कैश नहीं है, बेरोजगारी बहुत फैल गई है,
40 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी के नीचे धंसने वाली है और बेरोजगारी की दर 27% से ऊपर हो चुकी है। इन्होंने ना एमएसएमई को कोई न्याय दिया जो उस दिन पैकेज लेकर के आए थे, ना जिनको 20 मार्च के बाद वेतन मिला उनके लिए कुछ किया है, ना ही जो हम बार बार बोल रहे हैं कि इस देश के हर गरीब गुरबा को कुछ कैश दीजिए। 3-4 महीने सरकार उनको कैश दे, ये देने को तैयार नहीं। जब हमने ये कहा छोटे सेक्टर के मजदूरों को आप सरकार वेतन दे, ये करने को तैयार नहीं। जब हम कह रहे हैं कि छोटे मंझोले और गरीब किसान की मदद कीजिए, ये करने को तैयार नहीं है। पैकेज आफ्टर पैकेज ला रहे हैं और कर्जा ले लीजिए, कर्जा ले लीजिए। और आज ये कल जो पैकेज लेकर के आए, आज क्या करेंगे मैं कल बात करूंगी उस पे, आज सुनने के बाद। लेकिन कल इन्होंने जो किया मैं उस पे चर्चा कर रही हूँ। मुझे अनायास ही बापू गांधी याद आ गए। गांधी ने नमक सत्याग्रह किया था और लोगों को लगता था कि इस बूढ़े को समझ नहीं आती है कि लंगोटी पहन के लाठी लेके चल देता है, क्या है अब नमक सत्याग्रह कर रहे हैं, एक चुटकी भर नमक हाथ में लेंगे, मुट्ठी में नमक लेंगे। लेकिन उसके पीछे फलसफा था। फलसफा ये था कि अंग्रेज जब से आए थे हमारे देश के प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। कच्चा माल बाहर जाता था और वो बन करके हिंदुस्तान आता था, हमारे बाजारों में डंप होता था। फिर दूसरा स्टेज आई कि यहीं पर आके वो इन्वेस्ट करेंगे और हमारी लोकल मार्केट को पीट डालेंगे और वो यहाँ से बाहर सामान ले जाएंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, और उसके साथ साथ यहाँ भी अपना बाजार हासिल करेंगे। और हमारा जिस लोकल की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस लोकल को उन्होंने भी तबाह किया था। उसी लोकल को आज फिर से हमारी सरकार तबाह करने के लिए निकली है, जो लोकल के लिए वोकल की बात करती है लेकिन लोकल को ग्लोबल ले जाना है उसकी भी साथ में बात करती है। तो बापू गांधी को मैंने इसलिए याद किया कि बापू गांधी ने ये समझाया था, ये हमारे समुद्री किनारे, यहाँ पे नमक हमारे मजदूर निकाल रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, लेकिन उस नमक के ऊपर बिजनेस कौन करेगा? वो करेंगी इंग्लैंड की कंपनियां। और वो हमारे इस नमक को हमारे लोगों को खाने को मिले या नहीं मिले, जो रोटी और नमक खाएंगे, लेकिन उनको इसका बिजनेस मिलेगा। उन्होंने इसी बात को लेकर के हिंदुस्तान के लोगों को संदेश देने की कोशिश की। हमारे आजादी के आंदोलन के बहुत से आदर्श थे, उनमें से ये भी एक आदर्श था, जिस आदर्श के ऊपर हिंदुस्तान का संविधान बनने के बाद इस देश के अंदर कुछ काम हुआ। और वो आदर्श ये था कि ये यहाँ इस देश के जो प्राकृतिक साधन हैं, हमारे जो जंगलात हैं, हमारे जो पानी है, हमारे जो खनिज हैं, खनिज पदार्थ हैं, वो सब हमारे जो प्राकृतिक साधन है वो देश की संपदा है। और इसीलिए उस तरफ कदम बढ़ाए गए थे। जब उस तरफ कदम बढ़ाए गए थे, अपने पैरों पे खड़ा होने की यानी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी का रास्ता चुना गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना नाम भारतीय जनसंघ पार्टी है, उसका क्या रोल था? 1956, 1957, 1958, 1955 से लेकर के देश के अंदर बहस थी आधारभूत उद्योग बनाने के, अपने यहाँ खनिज निकालने के, अपने यहाँ बिजली उत्पादन की, अपने यहाँ तेल शोध की, अपने यहाँ स्पेस साइंस की, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की, अपने यहाँ न्यूक्लियर साइंस में आगे बढ़ने की। वो सारे के सारे रास्ते कि हम स्टील भी बनाएंगे तो हम कॉपर भी, हम लोहा भी, और हम कोयला, हर जो खनिज निकलेगा उसके जरिए से इस देश की विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो भारतीय जनसंघ पार्टी का क्या रोल था, जो बीजेपी का पुराना नाम था? इन्होंने पार्लियामेंट में विरोध किया था। इन्होंने कहा था गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। इन्होंने कहा था इस देश को कोई जरूरत नहीं है किसी भी किस्म के ऐसे पब्लिक अदारे बनाने की, उसके ऊपर पैसा खर्च करने की, सरकारों को जिम्मेदारी उठाने की। सब कुछ बाजार पे छोड़ना चाहिए, सब कुछ बाजार पे छोड़ना चाहिए, बिजनेस पे छोड़ना चाहिए। ईज ऑफ बिजनेस के नाम पे यही तो कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र सरकार के अंदर बैठ करके।
और इसलिए कल का जो फाइनेंस मिनिस्टर का पैकेज था, इसका कोविड-19 रिलीफ से कोई लेना देना नहीं था। कोविड-19 रिलीफ का मतलब है कि जिनको तुरंत मदद चाहिए, भूखों को अनाज चाहिए, जिनके पास काम नहीं उनको काम चाहिए, जिनको छत नहीं उनको छत चाहिए, जिनके हाथ में कैश नहीं उनको कैश चाहिए। इसलिए जरूरतें इस वक्त हैं मजदूर की, किसान की, स्वतः रोजगार की, दिहाड़ी मजदूर की, सबकी आज जरूरतें हैं। उन जरूरतों के ऊपर सरकार ने 4 पैकेज, कल चौथा था, उन जरूरतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। कहीं कहीं ऊंट के मुंह में जीरा देने की कोशिश की है, जिसके कोई मायने नहीं निकलते हैं। और इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस देश में कोयला उद्योग का निजीकरण जो है वो खत्म करके उसको सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया था। उसके जरिए से बिजली का उत्पादन हुआ था, उसके जरिए से हमारे उद्योगीकरण की प्रक्रिया में जो ऊर्जा की आवश्यकता थी वो हमको मिली थी। उस कोयला क्षेत्र को अब ये कह रहे हैं कमर्शियल माइनिंग करेंगे। ये कुछ नई बात है। 1957 का जो हमारा कानून था उसके साथ छेड़खानी की गई। 2015 में इन्होंने कुछ नया पार्लियामेंट के अंदर कुछ बिल जो है उसको पास किया। 2017 के अंदर फिर कुछ ये लेकर के आए और फिर 2018 में 2015, 2017 और 1957 के उस कानून को सबको मिला मिलू करके इन्होंने कोशिश की, रियायतें दी, हम कमर्शियल माइनिंग करेंगे। ये 2 बरस से इनका एजेंडा है। ट्रेड यूनियंस विरोध कर रहे हैं कि आप इस सब चीज को निजीकरण में नहीं दे सकते। हमारे खनिज पदार्थों को, हमारी संपदा है वो प्राकृतिक, आप उसके ऊपर बिजनेस करने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को पैसा कमाने के लिए नहीं दे सकते। आपको नहीं करना चाहिए। ये देश की संपदा है, संपत्ति है, इस देश की जनता का हक है इसके ऊपर। लेकिन आप तो उसी के लिए निकल रहे थे। और हम भूले नहीं कि जून के अंदर भी हड़ताल करने की श्रमिकों ने बात की थी। और उसके बाद जनवरी के अंदर जब ये फिर से लाया गया मुद्दा, तो जनवरी 2020 के अंदर भी इसके ऊपर बातचीत हुई थी और हड़ताल का नारा दिया था। सरकार ने नेगोशिएट करके कहा कि अभी हम नहीं कर रहे, पीछे हट गए। और फिर उसके बाद आप फिर सितंबर में लेके चले आए। दोबारा सरकार में आने के बाद आप सितंबर में फिर लेके चले आए और 24 सितंबर को हमारे श्रमिकों ने 1 डे का स्ट्राइक किया। आप अपने उसी रास्ते को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं जो इस देश की आत्मनिर्भरता को तोड़ता है। तो अपनी सालगिरह पे जो आपकी असली सोच है इस देश के संसाधनों को बेच डालने की, अपने कॉरपोरेट घराने मित्रों को और अब विदेशी कंपनियों को, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को पूरा यहाँ खेल मिलना चाहिए। इसलिए एफडीआई, विदेशी पूंजी को हिंदुस्तान में लाने का जो सिलसिला है, उसी के तहत आपने डिफेंस के बारे में भी सिलसिला लिया। आपने 100% एफडीआई कोल सेक्टर में भी लाने का निर्णय लिया, घोषणा की बजट के बाद की। और उसके अलावा एफडीआई आपने जो कही थी डिफेंस में लाएंगे, आपने वो कर दिया। कल 49% से 74% तक ले आए आप। प्राइवेट पूंजी को अपना छोड़ दिया। 100% जाने में कौन सी देर लगेगी। और डिफेंस का सेक्टर जो सेंसिटिव सेक्टर होता है, उसकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज करने का आपने निर्णय लिया। हमारी यूनियनों ने विरोध किया और हम ये जानते हैं लास्ट ईयर भी उन लोगों ने सरकार के आपके दोबारा आने से पहले उस साल में अगस्त के महीने में 40 दिन का आंदोलन किया था। आपकी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया और आपके सत्ता बैठने के बाद आप फिर आ गए कि कॉर्पोरेटाइज करेंगे। मजदूरों ने 1 महीने की हड़ताल डिक्लेयर कर दी। 4 दिन की कामयाब हड़ताल के बाद 5वें दिन आपने ये कहा कि हम कॉर्पोरेटाइज नहीं कर रहे हैं और आप कोविड-19 के इस वातावरण का आप फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि यूनियंस ने कहा अगर आप ये करोगे तो हम फिर से मैदान में उतरेंगे। तो अब आप कोविड-19 का बहाना बना करके उस फैसले को उठा के लेके चले आए। इसका कोविड-19 की रिलीफ से क्या लेना देना है, हम पूछना चाहते हैं। इसलिए डिफेंस सेक्टर के साथ जो आप छेड़खानी कर रहे हैं, ये भी देश के साथ धोखाधड़ी भी है
और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे वाली बात भी है। उसके साथ साथ आप एल्युमिनियम और बॉक्साइट को एक साथ ऑक्शन करने का निर्णय ले रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से नालको की लड़ाई हुई थी इस देश में, बाल्को की लड़ाई हुई थी, पॉस्को का मामला आया था। आप तो किसी बात से सीखने को तैयार नहीं है ना, क्योंकि आपको सीखने से मतलब नहीं है। आपकी तो सीधी सोची समझी जब से आपकी जनसंघ पार्टी बनी और अब भारतीय जनता पार्टी है, जो आपकी राजनीतिक सोच के साथ साथ जो आपकी आर्थिक सोच है, आप उसको लागू करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और अब उस मौके का आप इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के साथ धोखाधड़ी है, श्रमिकों के साथ धोखाधड़ी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। एयरपोर्ट्स को जो आपने कहा कि 6 एयरपोर्ट्स को और बेचेंगे, तो 6 आपने 2019 के चुनाव से पहले बेच डाले, 6 आपने चुनाव जीतने के बाद बेच डाले, 12 हो गए। उसके बाद आपने 12 का और चर्चा किया था, उनमें से 6 का चर्चा आपने कल कर दिया। बाकी 6 का भी कर देते ना, आप तो घोषणा कर चुके हो 12 और को फेंकना है। और जिस ढंग से आप एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरपोर्ट्स की स्थिति का हालात कर रहे हैं, आप तो 100% में एयर इंडिया बेचना चाहते हैं, 100% शेयर जो है खत्म करके टोटली बेचना चाहते हैं। आपको खरीदार नहीं मिला, वो जिस दिन मिल जाएगा आप कौड़ियों के भावों में फेंक दोगे। जिसकी आपने 6 लाख फ्लाइट्स इस कोविड के दौरान ली, माल को इधर से उधर पहुंचाने में आप 100% FDI लाना चाहते हो रेलवे में, जिस रेलवे ने दुगना काम किया इस पीरियड के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। लेकिन अब उस रेलवे की अभी जरूरत है, इसलिए शायद आपने छेड़ा नहीं, पर वो आपका एजेंडा है, वो आप आहिस्ता आहिस्ता निजीकरण में लगे हुए हैं, वो हम जानते हैं। फिर आप तो बहुत बड़े खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने स्पेस साइंस के अंदर भी निजीकरण को घुसाया है। हमारी 50 वर्षों की वैज्ञानिकों की मेहनत, वो हमारी इंडिजिनस है, हिंदुस्तान की इंडिजिनस है। ज्यादा मेहनत है हमारे देश के वैज्ञानिक की। शुरू के अंदर सोवियत संघ की मदद थी, लेकिन हमारी वो इंडिजिनस मेहनत है। इतने वर्षों की मेहनत से बने हुए हमारे इसरो और हमारे स्पेस साइंस के वो जो सारे सेंटर्स हैं, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर घुसा रहे हैं। और ये जो चंद्रयान ने जाना था, उस चंद्रयान से पहले इसरो के एक साइंटिस्ट ने, उनकी जो एक एसोसिएशन बनी हुई, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री चिट्ठी क्या लिख दी, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो वो हमें जो पगार देने का पैकेज, एक बढ़ोतरी का फैसला हुआ था, उसको लागू कर दीजिए। और उसका तबादला कर दिया गया। आप ये वैज्ञानिकों के साथ हरकत करते हैं। आप तो स्पेस साइंस को भी, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके भी निजीकरण के लिए आप रास्तों पे निकल पड़े हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारे अपने सेंटर से किन्हीं को, प्राइवेट उड़ानों को या किसी देश को मदद चाहिए, जैसे दूसरे देश देते हैं कि आप हमारी फैसिलिटी यूज कर लीजिए, आपने उड़ान यहाँ से भरनी है, अपना कोई सैटेलाइट भेजना है, तो हिंदुस्तान की सरकार क्या ये निर्णय नहीं ले सकती? अगर किन्हीं को हमारे यहाँ से सैटेलाइट्स उड़ाने की बात है, लेकिन अपनी फैसिलिटीज, अपने रिसर्च सेंटर, हमारी सारी नो हाउ, हमारी सारी नॉलेज और उसके साथ साथ हमारी जो सीक्रेसी है, वो सारा का सारा आप खोल देना चाहते हैं। कहाँ है आपकी देशभक्ति तथा कथित, कहाँ है आपका राष्ट्रवाद? इसलिए बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की बातें करना, नेशनलिज्म की बातें करना और एंटी नेशनल एक्ट्स करना, आपने राष्ट्र विरोधी फैसले लिए हैं कल अपनी सालगिरह के मौके के ऊपर, ये मैं कहना चाहती हूँ। आपने एटॉमिक एनर्जी में भी घुसा दिया लोगों को, उसमें भी आप प्राइवेट सेक्टर को घुसा रहे हो। आप स्पेस साइंस में 2017 से लगे हुए थे, तब तो आप एक प्राइवेट कंपनी भी खोलना चाहते थे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। आप तो इस एक कंपनी की प्लानिंग भी कर रहे थे, जो अभी लागू नहीं हुई क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन खड़े हो गए बहुत से। लेकिन अब कोविड-19 के बहाने में वहां भी आपने निजीकरण घुसा दिया। हमारे पावर सेक्टर के अंदर तथाकथित 90,000 करोड़ का डिस्कॉम को पैकेज, कोई पैकेज वैकेज नहीं, वो कर्जा था, लेकिन वो भी प्राइवेट सेक्टर की मदद थी। और आज आप सीधे सीधे कहने के लिए आ गए कि निजीकरण करेंगे, यूनियन टेरिटरी से शुरू करेंगे, तो फिर राज्यों के अंदर तो घुसेंगे ही, क्योंकि वो एजेंडा तो आपका पहले से चल रहा है।
यूनियंस कह रही हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, और कोविड-19 का आपको बहाना मिल गया है और उस रिलीफ से आपका कोई लेना देना नहीं। और जो मैंने कहा था, जो आपने कोरोना फैला दिया है अपनी अराजकता से, गलत निर्णयों से, उस कोरोना को ही समेटना मुश्किल है, तो ये कोरोना में कोरोना आप घुसाते चले जा रहे हैं, वो मैं देख रही हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस सारे हालात के अंदर आपके सरकार ने ये जो प्रोग्राम लिए हैं, इनका कोई इस महामारी से लड़ने का कोई नहीं था। ये 5 साल बाद, ये 2 साल बाद, ये 1 साल बाद ये ढांचा मजबूत करना है, ये उसके लिए हो रहा है। ये तो बेचने का धंधा हो रहा है। देश को बेचने का काम बंद कीजिए और देश को बनाने का काम कीजिए। और आज जो इस देश का श्रमिक जो बनाता है, काम करता है, निर्माण करता है, जो सब जगह काम करेगा, पढ़ा लिखा, गैर पढ़ा लिखा, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाई स्किल्ड, उस पे ध्यान दीजिए। उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा वो नेशन में इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टिंग इनटू योर पीपल इज इन्वेस्टमेंट इनटू द नेशन, which you people are not understanding। इस देश के मानव में जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो देश में इन्वेस्टमेंट होगा। ये आपकी खोपड़ी में नहीं आता। और इसीलिए मिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस देश के आवाम की तरफ से आपकी फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू भी, और आपको सीधा भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कोविड-19 के बहाने से जो सब कुछ कर रहे हैं ये राजनीति है, आपकी आर्थिक नीतियों के पैकेज हैं, उनका एक बहाना बना के आप उस पर थोप रहे हैं। हम इसको स्वीकार नहीं करते, लड़ेंगे, लड़ाई जरूर करेंगे। अवाम से मैं कहती हूँ तैयार रहिए, हमको लड़ना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और मैं जय हिंद कहते हुए 22 मई को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस जो ट्रेड यूनियंस मनाएंगी, उसको मनाने में आपका आह्वान करती हूँ। हिम्मत रखिए, बोलिए, लड़िए, सरकार की गलत नीतियों पे सवाल उठाइए। उन नीतियों को बदलना है, सबने मिलकर के बदलना है। धन्यवाद।